कैसे हो? आपका अपना चैनल फिजिक्स का मूल मंत्र में स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड 2022 में पूछे जाने वाले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है, मैं अति संभावित प्रश्नों का कलेक्शन किया हूं। इसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाइए। तो कलम कॉपी निकालिए और तैयार हो जाइए। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा उसका एसआई मात्रक लिखिए। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी वेक्टर से सूचित किया जाता है, क्योंकि यह एक जो है वेक्टर क्वांटिटी। अतः इसको हम डिफाइन करते हैं भाषा में कि 2 आवेशों में से एक आवेश का परिमाण एवं दिशा एक आवेश का परिमाण एवं बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, अर्थात पी बड़ा वेक्टर बराबर होता है क्यू इंटू 2 है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं, अर्थात Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, जहाँ N बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंटीजर्स होते हैं, नंबर होते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर प्रश्न है कि एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है Q बराबर 1 कूलम और E जो है वो चार्ज जो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाय फॉर्मूला। इसीलिए N बराबर हो जाएगा Q बाई E बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर इसको करते हैं तो 10/16 गुना 10⁻19 होता है। और फिर इसको हम एक दाएँ ले लेते हैं तो 100/16 गुना 10⁻18 होता है। इसको भाग देते हैं तो आता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आप लोगों को कि एक कूलम आवेश को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो आप तुरंत बोल देंगे कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कहता है कि विद्युतीय विभव किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसको हम लोग बाय डिफिनिशन बोलते हैं भाषा में कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव वह कार्य है जो कार्य अनंत से एकांक धन आवेश को उस बिंदु पर लाने में करना पड़ता है। इसे V से सूचित किया जाता है। अतः V बराबर होता है W/Q। अब जानते हैं, लिखते हैं हम लोग, चूंकि Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है, इसलिए यूनिट कार्य को करने में क्या होगा? W/Q, अर्थात आपका V बराबर W/Q हुआ। और W बराबर हम लोग लिखते हैं VQ लिखते हैं। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है। देख लीजिए यहाँ V बराबर W/Q है और वर्क का आप लोग जानते हैं एसआई सिस्टम में जूल यूनिट होता है और कूलम जो होता है आपका चार्ज, उसका यूनिट कूलम होता है। तो यानी जूल प्रति कूलम इसका यूनिट हुआ।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, यानी संधारित्र किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो संधारित्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें उसके प्लेट के क्षेत्रफल को न बदले ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। ऐसा तब संभव होता है जब एक आवेशित प्लेट के निकट दूसरा भूधृत प्लेट को रखा जाता है। दोनों प्लेट के बीच के माध्यम को परावैद्युतांक कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपका जो है कैपेसिटर, ये आपका संधारित्र का फोटो दिया गया है। इसमें प्लस क्यू आवेश देख रहे हैं, ये आपका निगेटिव प्लेट दिखाया गया और उसको अर्थ कर दिया गया। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो तो उस सतह को समविभवी सतह कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भी हम एक लाइन में बता सकते हैं, इफ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ ए सरफेस बी इक्वल देन दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस इतना ही जवाब देना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। गॉसियन सतह को परिभाषित कीजिए। गॉसियन सतह को परिभाषित कीजिए। अगर सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो तो इस सतह को गॉसियन सतह कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ ए सरफेस बी सेम देन दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक, अब फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो उसको हम लोग बताते हैं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित बैटरी का विभवांतर चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरों की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग जो नियर अबाउट 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड ही दे पाता है, जो इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के इस नियत सूक्ष्म वेग को उनका संवहन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। समझ गए इसका डिफिनीशन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। उनका अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह आपका न्यूमेरिकल बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दिया हुआ है R1 प्लस R2 बराबर 16 ओम हुआ। क्यों? इसलिए कि यह आपका श्रेणी क्रम में हुआ। और दूसरा देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/3। ये आपका पैरेलल कनेक्शन आप लोग जानते हैं कि 1/RS 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और RS श्रेणी क्रम में जब होता है तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज किए हैं। तो समीकरण 1 और 2
अब समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हमको आता है R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2 बराबर 1/3। इसीलिए R1 इंटू R2 बराबर 3 इंटू R1 प्लस R2। अब देखिए R1 और R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है 16 ओम, तो हमने क्या किया 3 इंटू 16 से गुना किया तो ये 48 ओम हो गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ए बी बराबर हम a माइनस बी बराबर लिखेंगे तो रूट चढ़ा देते हैं तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए R1 माइनस R2 रूट अंडर R1 प्लस R2 का स्क्वायर -4R1 R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू 16 है तो 16 स्क्वायर -4 इंटू R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ 48, इसीलिए 104 गुना 48 कर दिया। इसको गुना भाग करके देखते हैं तो ये रूट अंडर 64 आता है और रूट 64 का आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 8 आता है, यानी R1 माइनस R2 का वैल्यू आपको आ गया 8 हो गया। अब समीकरण 1 और 3 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है R1 बराबर 12 ओम और R2 बराबर 4 ओम। यही आपका आंसर हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हर बच्चों को इस न्यूमेरिकल को पढ़ना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा SI मात्र कीजिए। इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किसी चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर तथा चालक की लंबाई के अनुपात को उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करते हैं। इसीलिए विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/L, जहाँ V क्या है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और L क्या है, चालक की लंबाई। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? मोबाइलिटी से आप क्या समझते हैं? ठीक, इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। यदि किसी अपवाहक द्वारा ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अपवाह वेग Vd हो तो उस आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू बराबर Vd बटा E होता है। इसका SI मात्रक इसका मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड होता है और यह धनात्मक राशि है। ये आपका धनात्मक राशि। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का SI पद्धति में मात्रक लिखिए और कहता है फिर कि सिद्ध कीजिए कि J बराबर सिग्मा E, जहाँ E जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J धारा घनत्व और सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है। तो चलिए हम लोग विशिष्ट चालकता को डिफाइन करते हैं। कहता है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं तथा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध, फिर सिग्मा बराबर 1/ρ। विशिष्ट चालकता का SI मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर या मोह प्रति मीटर। ठीक,
अब सूत्र से हम जानते हैं कि जे बराबर होता है सिग्मा ई का निगमन। निगमन क्या है कि यदि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो इसकी चालकता सिग्मा बराबर 1/रो होगा, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से रो बराबर होता है E/J या रो बराबर ई वेक्टर बटा जे वेक्टर, जहाँ ई वेक्टर क्या है, चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा जे जो है वो क्या है, धारा घनत्व। इसीलिए सिग्मा बराबर 1/रो, फिर सिग्मा बराबर रो के बदला में हम ई वेक्टर बटा जे वेक्टर लिखते हैं, बराबर होता है जे वेक्टर बटा ई वेक्टर। इसीलिए जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर होता है। यही हमको रिलेशन क्रिएट करना था और हमने रिलेशन क्रिएट कर दिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शंट के दो उपयोग लिखें। इसका पहला उपयोग है कि यह धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है, साथ ही अधिकांश धारा शंट में से प्रवाहित होने से अधिक विक्षेप उत्पन्न न होने के संकेत को टूटने से बचाता है। पहला। दूसरा कहता है कि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के शंट प्रयोग करके धारा मापी से परिवर्तित आमीटर के परास को बदला जा सकता है। यही दो उपयोग दिखाया गया है और बोला है, तो हमने दो उपयोग के बारे में बता दिया। अब फिर आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य संपादित होता है? तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल F बराबर होता है Q ब्रैकेट शुरू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सदैव V वेक्टर तथा B वेक्टर एक दूसरे के उभयनिष्ठ तल के लंबवत हैं, अतः संपादित कार्य W बराबर Fs cos थीटा। Fs और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसीलिए यहाँ पर cos 90 डिग्री होगा और cos 90 डिग्री बराबर आप जानते हैं 0 होता है, इसीलिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई कार्य संपादित नहीं होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखें तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझावें। और इसमें दूसरा टेल के रूप में लिख दिया कि एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकता रो बराबर होता है ई बटा जे, जहाँ ई क्या है, चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जे क्या है, चालक का धारा घनत्व। अथवा प्रतिरोधकता रो बराबर आप लोग जानते हैं कि R गुना A बटा L होता है, जहाँ R चालक का विद्युत प्रतिरोध, A चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और L जो है चालक की लंबाई। इतना ही करके हम लिख सकते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल को देखिए। कह रहा है, इसको कहते हैं कि यदि तार का प्रारंभिक लंबाई को L और अनुप्रस्थ काट A हो तो तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, रो इंटू L/A। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ रो क्या है, तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता। तार को खींचने पर लंबाई बढ़ेगी तथा अनुप्रस्थ काट घटेगा, अतः यदि
नई लंबाई L डैश तथा अनुप्रस्थ काट A डैश हो तो तार का नया प्रतिरोध R डैश बराबर रो इंटू L डैश बटा A डैश। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और दूसरे देखते हैं। R डैश बाय R बराबर L डैश बाय L इंटू A बटा A डैश। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। परंतु तार को खींचने पर उसका आयतन नियत रहता है, अतः A इंटू एल बराबर A डैश इंटू एल डैश, ये दोनों बराबर है, अतः A बटा A डैश बराबर L डैश बाय A। अब यह मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं तो क्या हुआ, R डैश बाय R बराबर L डैश बाय L इंटू L डैश बाय L बराबर क्या हुआ, L डैश बाय L का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि L डैश जो है वो कितना हो गया, 2L, दुगुनी कर तार को खींच करके दुगुना कर दिया गया, इसीलिए L डैश नई लंबाई जो L डैश हो वो कितना हो गया, 2L, और R जो दिया हुआ है 12 ओम दिया हुआ है, इसीलिए इन दोनों मान को यहाँ रखते हैं। R डैश बाय 12 ओम बराबर 2L बटा L का होल स्क्वायर, यानी 4L स्क्वायर बाई L स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 4। इसीलिए R डैश मैंने नया प्रतिरोध जो होगा वो 12 गुना 4 यानी 48 होगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसको सोल्व किए हैं और इसको हमेशा याद रखिएगा। ये यदि प्रश्न पूछता है प्रतिरोधकता तो इसके साथ एक क्वेश्चन लगी ही रहेगी, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कह रहा है कि बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। तो पहला गुण इनका क्या है, बीटा किरणें नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन है पहला। दूसरा है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से चलते हैं। तीसरा है कि बीटा किरणों को चुंबकीय के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विचलित किया जा सकता है। यही तीन प्रॉपर्टी था, हमने आपको बताया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। तो पहला हो गया, बीटा रेज आर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा सेकेंड हुआ, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विथ वेरी हाई स्पीड। तीसरा इसका हुआ, बीटा रेज कैन बी डेविएटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यही इसका जवाब देना था, इतना। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि n प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। एन टाइप सेमीकंडक्टर एक आंतरिक सेमीकंडक्टर है जिसे फॉस्फोरस P, आर्सेनिक AS या एंटीमनी Sb के साथ साथ डोपिंग किया जाता है। यदि फास्फोरस की एक छोटी मात्रा को एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में जोड़ा जाता है तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से एक सरप्लस इलेक्ट्रॉन के रूप में, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। समझ गए? अब इसको हम इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं। एक्सप्लेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर is an intrinsic semiconductor dropped with phosphorus P, arsenic AS or antimony Sb as an impurity. If a small amount of phosphorus is added to a pure silicon crystal, one of the valence electrons of phosphorus becomes free to move around यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ए सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि समपोषी व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। पहला है प्रकाश की 2 स्रोत प्रकृति में सुसंगत होना चाहिए और समान आवृत्ति का होना चाहिए। दूसरा कह रहा है इंटरफेयरिंग प्रकाश तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। फिर इसको अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते हैं। राइट 2 इसेंशियल कंडीशन ऑफ कंस्टिट्यूटिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहला क्या है? द 2 सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट इन नेचर एंड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरा, द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग लाइट वेव्स मस्ट बी सेम। ये 2 होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? पावर ऑफ एकोमोडेशन आंख की लेंस की निकटता और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर स्पष्ट रूप से केंद्रित करने की क्षमता है। इसकी फोकल लंबाई को समायोजित करके पावर ऑफ एकोमोडेशन सीमित है। इसका मतलब है कि आंख के लेंस की फोकल लंबाई कुछ न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? पावर ऑफ एकोमोडेशन is the ability of the eye lens to focus near and far object clearly on the retina by adjusting its focal length. Power of accommodation of the eye is linked. It implies the focal length of the eye lens can not be reduced certain limits. कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।